नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। हम पढ़ रहे थे बीएससी थर्ड ईयर का सिलेबस के बारे में। पेपर था आपका सेकेंड और यूनिट थी आपकी सेकेंड। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट मैंने पहले वाले वीडियो के अंदर अपलोड कर दी थी और ये आपकी यूनिट नंबर सेकेंड है। यूनिट नंबर सेकेंड के अंदर हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। ठीक है, जो पादपों में भोजन के समय होने वाली प्रक्रिया जो होती है वो। ठीक है, अगला है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यानी कि प्रकाश संश्लेषित वर्णक। प्रकाश संश्लेषित वर्णक कौन कौन से हैं इनके अंदर हम पढ़ेंगे। तथा अगला है लाइट एब्जॉर्प्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ कार्बन फिक्सेशन यानी कि लाइट एब्जॉर्प्शन यानी कि ऊष्मा का दहन करना या ऊर्जा का अवशोषण करना तथा कार्बन के तंत्रों को स्थिरीकरण करना। ठीक है, लाइट एब्जॉर्प्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ कार्बन फिक्सेशन यानी कि ऊष्मा का अवशोषण करना तथा कार्बन का स्थिरीकरण करना। ठीक है, इसी के अंदर एक अगला है C3 एंड C4 प्लांट। ठीक है, C3 और एंड C4 प्लांट कौन कौन से हैं या इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अगला है ब्रीफ अकाउंट ऑफ कैम यानी कि जो कैम जो होता है इनकी शॉर्ट फॉर्म है। तो इनके जो नवीनतम पद्धति इनके अपने सिलेबस के अंदर बताई गई है, तो इन नवीनतम पद्धतियों को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, अगला है फोटोरेस्पिरेशन यानी कि प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण CO2 कंपेंसेशन पॉइंट यानी कि CO2 कंपेंसेशन पॉइंट तो कार्बन डाइऑक्साइड का रंध्रों में तथा इनके रंध्रों के अंदर प्रवेश करने के कौन कौन से तरीके हैं इनके माध्यम से हम पढ़ेंगे तथा इनके कौन कौन से बिंदु है इसके अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगला है फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस इसका मतलब ये है कि प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है इसके अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगला है एंजाइम जनरल यानी कि एंजाइम जनरल कैरेक्टर्स। ठीक है, एंजाइम जनरल कैरेक्टर्स का मतलब होता है एंजाइमों के सामान्य लक्षण। एंजाइमों के सामान्य लक्षण कौन कौन से हैं इनके बारे में भी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। अगला है ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड ऑफ एंजाइम क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो एंजाइमों के क्लासिफिकेशन तथा इनके एंजाइमों के क्लासिफिकेशन तथा उनके वर्गीकरण एवं पारंपरिक विधि। ठीक है, पारंपरिक विधि के लिए अध्ययन करेंगे। तथा अगला है मोड ऑफ एक्शन। मोड ऑफ एक्शन का मतलब होता है क्रिया विधियां। और आइसोजाइम्स का मतलब होता है जिन एंजाइमों के बारे में हम अध्ययन करेंगे तथा इनका जो नेचुरल जो रूप होता है वो किस प्रकार का होता है तथा इनमें कौन कौन सी अवस्थाएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी यूनिट नंबर सेकेंड। और अगली बात करते हैं यूनिट नंबर थर्ड की। ठीक है, यूनिट नंबर थर्ड के अंदर हम देखेंगे कि अगली यूनिट है यूनिट नंबर थर्ड। यूनिट नंबर थर्ड के अंदर देखना रेस्पिरेशन का मतलब होता है श्वसन। ग्लाइकोलाइसिस यानी कि श्वसन की जो प्रथम प्रक्रिया होती है उससे ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं।
तथा क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के अंदर देखना रासायनिक संगठनों का दोहन करना, या इनमें देखना कि इससे श्वसन की प्रथम अवस्था माना जाता है तथा कोशिका श्वसन के लिए रासायनिक ऊर्जा का दोहन करना, ये सब क्रेब्स साइकिल के अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती है उनके दोहन तथा जो इनके अंदर जो कारक होते हैं, कारकों को या रासायनिक क्रियाओं को पूर्ण करने की विधियों के बारे में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलाइजेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलाइजेशन, यानी कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलीकरण ऑक्सीकारक इलेक्ट्रॉनों का परिवहन करना। ठीक है, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण ऑक्सीकारक इलेक्ट्रॉनों का परिवहन करना। ठीक है, अगला है फैक्टर अफेक्टिंग रेस्पिरेशन। फैक्टर अफेक्टिंग रेस्पिरेशन का मतलब होता है श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक। श्वसन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हो सकते हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट अगली क्लास के अंदर हम पढ़ सकते हैं, या फिर जब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे उस समय देखेंगे। सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन ऑफ फैटी एसिड, इसका मतलब ये होता है कि संश्लेषण और वसीय अम्लों का पतन करना। ठीक है, संश्लेषण तथा वसीय अम्लों का दोहन करना या पतन करना। ठीक है, तो इस क्रिया विधि के अंदर हम देखेंगे कि श्वसन क्रिया जो होती है उसमें फैटी एसिड यानी कि अम्लों एवं वसाओं का किस प्रकार से पतन करना है या दोहन करना है, इस प्रक्रिया के अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें फिर से देख लेना, रेस्पिरेशन का मतलब होता है श्वसन प्रक्रिया। श्वसन प्रक्रिया के बाद में ग्लाइकोलाइसिस, यानी कि यह श्वसन प्रक्रिया की होने वाली प्रथम प्रक्रिया को या सबसे प्रथम होने वाली क्रिया है। ठीक है, क्रेब्स साइकिल के अंदर रासायनिक संगठनों का दोहन किस प्रकार करना है ये हम पढ़ेंगे। तथा अगला है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलाइजेशन। ठीक है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों का ऑक्सीकरण तथा उनका परिवहन की प्रक्रिया जो है वो किस प्रकार होती है उसके बारे में हम इसके अंदर अध्ययन करेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन ऑफ फैटी एसिड, यानी कि श्वसन प्रक्रिया के दौरान वसा अम्लों का पतन करना। ठीक है, वसा एवं अम्लों का वसीय अम्लों का पतन करना। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी यूनिट नंबर 3। अब हम बात करेंगे यूनिट नंबर 4, पेपर सेकंड की 4th यूनिट। ठीक है, अगली आपकी यूनिट है यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 तक अंदर हम देखेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स यानी कि पादप वृद्धि हार्मोनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगला है ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन। ठीक है, तो ये इनके अंदर पाए जाने वाले इन मुख्य बिंदुओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स और साइटोकाइनिन। ठीक है, तो अगला है इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड। इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड यानी कि यह
प्लांट के अंदर क्या करते हैं, प्रतिरोधक दर्शाते हैं या प्रतिरोधकता दर्शाते हैं। ठीक है, यह है प्लांट के अंदर प्रतिरोधकता दर्शाते हैं। जिस प्रकार से हमारी बॉडी को कौन कौन से अंग हमारी बॉडी को सुरक्षित या सुरक्षा प्रदान करते हैं, ठीक इसी प्रकार प्लांट के अंदर भी जो इनके प्रतिरोध होते हैं वो किस प्रकार उनकी सुरक्षा या इन्हें खत्म करने वाले कुछ कारक फैक्टर अफेक्टिंग कारक बोलते हैं जिनको, वो किस प्रकार से इन्हें प्रभावित करते हैं। ठीक है, अगला है देयर फिजियोलॉजिकल अफेक्ट्स एंड एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। ठीक है, तो अगला है देयर फिजियोलॉजिकल अफेक्ट्स एंड एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, यानी कि इसके अंदर हम देखेंगे कि उनकी शारीरिक प्रभाव और अनुप्रयोग तथा इसके साथ में कृषि एवं बागवान। ठीक है, कृषि एवं बागवानों के बारे में अध्ययन करेंगे। एग्रीकल्चर का मतलब होता है कृषि, हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है बागवान। ठीक है, बागवान या बागवान भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, अगला है अपना सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी यानी कि परिपक्व बीजों के बारे में अध्ययन करना। ठीक है, सीड डोरमेंसी का मतलब होता है परिपक्व बीजों के बारे में अध्ययन करना। ठीक है, अगला है सेंसेस। इसका मतलब यह होता है बुढ़ापा या परिपक्व बीजों के बारे में अध्ययन करना। ठीक है, अगला है फोटोपेरिडिज्म एंड वर्नलाइजेशन। ठीक है, फोटोपेरिडिज्म एंड वर्नलाइजेशन यानी कि जो पौधों एवं जीवों के अंदर अंधेरे में होने वाली जो प्रक्रिया होती है, इसे फोटोपेरिडिज्म एंड वर्नलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, वर्नलाइजेशन का मतलब होता है अंधेरे में होने वाली प्रक्रिया। ठीक है, इसका मतलब होता है अंधेरे में होने वाली प्रक्रिया। ठीक है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके रंध्र रात्रि के समय खुलते हैं और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो दिन के समय खुलते हैं। ठीक है, तो इसमें फोटोपेरिडिज्म एंड वर्नलाइजेशन का मतलब होता है कि पादपों या पौधों एवं जीवों के अंदर अंधेरे में होने वाली प्रक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसलिए इसे फोटोपेरिडिज्म एंड वर्नलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, देख लिया, फिर से देख लेना। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स यानी कि पादप वृद्धि हार्मोन कौन कौन से, ऑक्सिन, जिबरेलिन्स और साइटोकाइनिन। ठीक है, अगला है इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड। इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड यानी कि यह प्रतिरोधकता या प्रतिरोध को दर्शाते हैं। ठीक है, प्रतिरोधकता या प्रतिरोध को दर्शाने वाले अम्ल है। ठीक है, दे आर फिजियोलॉजिकल अफेक्ट एंड एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर यानी कि कृषि तथा बागवानों के कौन कौन से कारक है या उनकी शारीरिक प्रभाव को अनुप्रयोग के दौरान किस प्रकार से इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी यूनिट नंबर 4। अगली यूनिट है आपकी यूनिट नंबर 5। ठीक है, यूनिट नंबर 5। अगली है आपकी इस पेपर की लास्ट यूनिट। ठीक है, पेपर सेकंड की लास्ट यूनिट।
तो इसके अंदर देखना प्रिंसिपल्स एंड यूजेस ऑफ फॉलोइंग टेक्निक्स, यानी कि निम्नलिखित सिद्धांत और तकनीकी निम्नलिखित सिद्धांतों और तकनीकी के उपयोग किस प्रकार है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखना पीएच मीटर यानी कि किसी वस्तु का या किसी नम पदार्थ या गीली मिट्टी या किसी भी मिट्टी या किसी भी प्रकार के पादपों के पीएच के बारे में अध्ययन करना। सेंट्रीफ्यूगेशन यानी कि इसके अंदर भी हम वही पढ़ेंगे जिसका प्रयोग कणों को पृथक करने का सेंट्रीफ्यूगेशन जिसका प्रयोग कणों को पृथक्करण करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो सूक्ष्म रूप में पाए जाने वाले कण होते हैं, छोटे छोटे जो कण होते हैं, इनको पृथक करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला है कैलोरीमेट्री। तो इसके अंदर देखना कि कैलोरीमीटर को वर्णमापक भी कहते हैं। ठीक है, कैलोरीमीटर को वर्णमापक भी कहते हैं। तो अगला है क्रोमेटोग्राफी को वर्ण लेखन कहते हैं। ठीक है, वर्ण लेखन। अगला है माइक्रोस्कोपिक लाइट एंड कंपाउंड यानी कि जो उष्मा या विद्युत ऊर्जा के दौरान चलने वाला माइक्रोस्कोप, जिसकी रेस अगर हम मान लीजिए कि किसी टिश्यू या किसी पादप की वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल जब काट के इसका प्रयोग करते हैं तथा इसे लाइट तथा किसी भी बैटरी का कनेक्शन देकर हम इसका उपयोग करते हैं, तो ये जो आपका माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप का उपयोग अपन रात्रि के समय में भी कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या है, लाइट यानी कि रेडिएशन छोड़ने वाली किरणें। ठीक है, तो ये हो गया आपका माइक्रोस्कोपिक लाइट एंड कंपाउंड्स यानी कि यौगिक। अगला है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी यानी कि इसे हम शॉर्ट फॉर्म में SEM भी कह सकते हैं, SEM भी कह सकते हैं इसे, क्योंकि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक यह केंद्रित बीम के साथ सतह को स्कैन करके एक नमूना प्रस्तुत करता है। ठीक है, नमूना प्रस्तुत करता है। केंद्रित बीम के साथ सतह को स्कैन करके एक नमूना प्रस्तुत करता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम किसी पादप को या पादप के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं और इसके बारे में हम उसे माइक्रोस्कोप के आधार पर अगर देखना चाहते हैं तो इसे हम आसानी से देख सकते हैं तथा इनकी एक एक कोशिकाओं के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका यूनिट नंबर 5 इस पेपर नंबर 2 की लास्ट यूनिट। तो प्रिंसिपल एंड यूजेस ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स यानी कि निम्नलिखित सिद्धांतों तथा तकनीकों का किस प्रकार यूज करते हैं, इसके बारे में हम इस यूनिट के अंदर देखेंगे। पीएच मीटर, सेंट्रीफ्यूगेशन, कैलोरीमीटर और क्रोमेटोग्राफी को हम वर्णलेखन कहते हैं। वर्णलेखन का मतलब होता है किसी मिश्रण के अवयवों को पृथक करने के काम में आता है। क्या काम आता है? वर्णलेखन किसी
किसी मिश्रण को पृथक्करण करने के काम आता है। ठीक है, किसी मिश्रण को पृथक्करण करने के काम में आता है। कौन सा? क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक लाइट एंड कंपाउंड्स तो ऊर्जा तथा उनके यौगिक। ठीक है, अगला है आपका स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक, यानी कि लाइट जो स्कैन करता है केंद्रित बिंदु या बीम के साथ सतह पर स्कैन करके एक नमूना प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो ये आपकी हो गई यूनिट नंबर 5। अगला पेपर है आपका पेपर नंबर 3। ठीक है, पेपर नंबर 3 यूनिट नंबर 1। ठीक है, अगला पेपर है आपका पेपर का नाम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायो टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये आपका है पेपर नंबर 3। पेपर का नाम है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके अंदर यूनिट 1 के अंदर देखना बैक्टीरियल जीनोम, मेथड्स ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया जीनोम बैक्टीरिया में आनुवंशिक पुनर्संयोजन के तरीके। ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर जो आनुवंशिक पुनर्संयोजन होने वाली प्रक्रिया है वो कुछ इस प्रकार है। पहला है ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन एंड कॉन्जुगेशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कॉन्जुगेशन, तो संयुग्मन परिवर्तन और पारगमन परिवर्तन। ठीक है, इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, यानी कि सिद्धांतों के आधार पर पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी के सिद्धांत, यानी कि डीएनए के पुनः संयोजन जो किसी माध्यम के अनुसार पुनः उनका संयोजक होता है, तो इसे प्रौद्योगिकी के सिद्धांत के अनुसार कहा गया। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक, ये तो हो गया आपका बेसिक टूल्स एंड टेक्निक्स। बेसिक टूल्स एंड टेक्निक्स का मतलब होता है सामान्य तथा बुनियादी उपकरणों और तकनीकों के बारे में अध्ययन करना। ठीक है, बुनियादी उपकरणों और तकनीकों के माध्यम या इनके अनुसार अध्ययन करना। ठीक है, अगला है न्यूरोस्पोरा जेनेटिक का मतलब होता है कि एक जीन आनुवंशिकी है जो तंत्रिका को दर्शाता है। क्या करता है? एक जीन जो होता है वो आनुवंशिकी को दर्शाता है। ठीक है, आनुवंशिकी तंत्रिका को दर्शाता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी कि आणविक पहलू जैव नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। ठीक है, आणविक पहलू जैव नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस प्रकार करता है हम इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है,
हो गया आपका। इसमें फिर से देख लेना, बैक्टीरियल जीनोम, मेथड्स ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया के अंदर होने वाले कौन कौन से प्रक्रिया हैं या कौन कौन से संयुग्मन है। तो बैक्टीरिया में आनुवंशिक पुनर्संयोजन के तरीके कौन कौन से, ठीक है। तो पहला है ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा है ट्रांसडक्शन एंड कॉन्जुगेशन, यानी कि संयुग्मन परिवर्तन और पारगमन, ठीक है। तो इसके बाद में है प्रिंसिपल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, बेसिक टूल्स एंड टेक्निक्स, ठीक है। तो पुनर्संयोजन डीएनए प्रौद्योगिकी के सिद्धांत और बुनियादी उपकरणों और तकनीकों के सिद्धांत, ठीक है। और अगला है न्यूरोस्पोरा जेनेटिक्स, यानी कि एक जीन आनुवंशिकी है जो तंत्रिका को दर्शाता है, ठीक है। यानी कि एक जीन है, अगर किसी मनुष्य के शरीर के अंदर कुछ थोड़ा सा भी बदलाव आता है तो उसका दोष आनुवंशिकी को जाता है, ठीक है। आनुवंशिकी यानी कि जेनेटिक, जीन के आधार पर जाता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, आणविक पहलू एवं जैव नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना, ठीक है। ये आपका हो गया यूनिट नंबर फर्स्ट। अगली है आपकी यूनिट नंबर सेकेंड। अगला है आपकी यूनिट नंबर सेकेंड, ठीक है। यूनिट नंबर सेकेंड के अंदर देख लेना, यूनिट नंबर सेकेंड, ठीक है। स्ट्रक्चर, केमिस्ट्री एंड टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि नाभिकीय अम्लों के संरचना तथा उसके प्रकार, ठीक है। नाभिकीय अम्लों की संरचना तथा उनके प्रकार। अगला है रिप्लाइकेशन डीएनए, यानी कि डीएनए की जो प्रतिक्रिया होती है वो किस प्रकार की होती है, इसके बारे में हम इसके अंदर अध्ययन करेंगे। अगला है सेंट्रल डोग्मा, यानी कि सेंट्रल डोग्मा का मतलब होता है कार्यात्मक उत्पाद में परिवर्तन, ठीक है। कार्यात्मक उत्पाद में परिवर्तन, ठीक है। कार्यात्मक उत्पाद में परिवर्तन। नेक्स्ट है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, यानी कि परिवहन तथा अनुवाद। ये जो रासायनिक अभिक्रिया होती है इनके अंदर परिवहन तथा अनुवाद किस प्रकार का होता है, परिवहन तथा अनुवाद, ठीक है। परिवहन तथा अनुवाद। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कौन कौन से रसायनों का परिवहन होता है तथा आदान प्रदान होता है तथा इनके अनुवाद के बारे में अध्ययन करना। जेनेटिक कोड का मतलब होता है आनुवंशिकी कूट या आनुवंशिकी कोड कहते हैं, जो शरीर या किसी पादप के अंदर अन्य प्रक्रिया को दर्शाता है, उसे आनुवंशिकी कोड कहते हैं, ठीक है। जीन रेगुलेशन ऑपेरॉन मॉडल, यानी कि जीन विनिमय को ओपेरॉन मॉडल कौन सा है, ठीक है। इसके बारे में हम इसके अंदर अध्ययन करेंगे। तथा इसके बाद में है टू कंपोनेंट्स, यानी कि दो घटक कौन कौन से हैं, ठीक है। दो घटक कौन कौन से हैं। इसके बाद में है रेगुलेटरी सिस्टम, यानी कि नियम या इसकी प्रणाली, ठीक है। नियम तथा इसकी प्रणाली के बारे में अध्ययन करेंगे। टू कंपोनेंट्स यानी कि दो घटक कौन कौन से हैं, ठीक है। जीन रेगुलेशन
और ऑपेरॉन मॉडल यानी कि जीनों का जो कार्यात्मक एवं परिवर्तनात्मक क्रिया जो होती है उनके ऑपेरॉन मॉडल के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये तो होगी आपकी यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड के अंदर देख लिया हमने स्ट्रक्चर, केमिस्ट्री एंड टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड यानी कि रासायनिक अभिक्रिया या इनकी जो प्रक्रिया होती है, नाभिकीय अम्लों के प्रकार। ठीक है, टाइप्स का मतलब होता है प्रकार। तो ये हो गई आपकी यूनिट नंबर सेकेंड। अगली है आपकी यूनिट नंबर थर्ड। तो यूनिट नंबर थर्ड के अंदर देख लीजिए आप, यूनिट नंबर थर्ड हिस्टोरी ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। ठीक है, हिस्टोरी ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर यानी कि उत्तक संवर्धन पादप कोशिका की प्रौद्योगिकी। उत्तक संवर्धन पादप कोशिका के अंदर जो होने वाली प्रक्रिया है उसकी प्रौद्योगिकी के बारे में अध्ययन करेंगे। कंट्रीब्यूशन मेड बाय हेबरलैंड, वाइट, नोविकोर्ड, क्वार्टरथ, स्टेवर्ड, रेनर। ठीक है, तो ये जो वैज्ञानिक थे हेबरलैंड तथा इनके कुछ साथी है जिन्होंने कुछ बड़े योगदान दिए हैं। हेबरलैंड के योगदान के बारे में हेबरलैंड ने सबसे पहले उत्तकों की पृथक्करण संस्कृति के बारे में बताया था। ठीक है, इन्होंने उत्तकों की पृथक्करण की प्रकृति के बारे में संस्कृति के बारे में प्रथम जो अवधारणा दी थी वो हेबरलैंड ने दी थी। ठीक है, अगला है स्टेवर्ट और गौतर्ट। इन्होंने हेबरलैंड के इस योगदान के साथ साथ इन्होंने भी इनके योगदान दिए थे इन्हीं के अंदर। ठीक है, ये जो वैज्ञानिक थे इन्होंने अनिश्चित काल के लिए पौधे के उत्तकों की इन विट्रो खेती, एक साथ निकोटियन हाइब्रिड और साथ मिलाकर किया था। ठीक है, यानी कि हाइब्रिड तथा निकोटियन एक साथ इन दोनों की मिलके खेती करी थी। किन किन ने? हेबरलैंड, नोविकोर्ड, ग्वाटरदेन, स्टेवर्ट, इन चारों ने। ठीक है, 1, 2, 3 और 4। स्टेवर्ट, रेनर्ट। ठीक है, स्टेवर्ट, रेनर्ट। ठीक है, तो अगला है मोरल एंड वसील। ये भी दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने हाईलाइट यानी कि रख रखाव सड़न को रोकने वाले तकनीकी पौधों की उत्तक संस्कृति के बारे में अध्ययन किया था। ठीक है, हाईलाइट ऑफ वर्क डन बाय इंडियन साइंटिस्ट यानी कि भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए मुख्य आकर्षक कार्य। ठीक है, मोरल एंड वसील, हाईलाइट ऑफ वर्क डन बाय इंडियन साइंटिस्ट यानी कि भारतीय वैज्ञानिक होने के नाते इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने पादपों के अंदर जो होने वाली प्रक्रिया भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए मुख्य आकर्षक कार्य, प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए प्रयुक्त उपकरण और तकनीकियों के बारे में उन्होंने अध्ययन कराया था। ठीक है, अगला है इसी का अगला पार्ट है यूनिट 3 का अगला पार्ट था अपना बेसिक टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। ठीक है, बेसिक टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ प्लांट
टिश्यू कल्चर, यानी कि प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए प्रयुक्त उपकरण और तकनीकी कौन कौन सी है। ठीक है, तो पहला देखना, सॉरी, तकनीकी कौन कौन सी है। इसके बाद में है मेंटेनेंस ऑफ एसेप्टिक कंडीशन। मेंटेनेंस ऑफ एसेप्टिक कंडीशन यानी कि रख रखाव सड़न को रोकने वाले तकनीकी पौधों की उत्तक संस्कृति। ठीक है, तो पौधों के अंदर जो सड़न या जो सड़ने वाली प्रक्रिया होती है, इसको रोकने वाले कौन कौन से उत्तक होते हैं, इसके बारे में हम इसके अंदर अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अगला, इसमें हम किस प्रकार से पादपों को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं या किन नियम के आधार पर हम इसकी सुरक्षा कर सकते हैं। तो पहला देखना, लेमिनार एयर फ्लो बेंच। लेमिनार एयर फ्लो बेंच, लेमिनार एयर फ्लो बेंच यह कीटाणुनाशक लैंप या साधन है। ठीक है, यह कीटाणुनाशक लैंप या ये साधन है जहां पर वायु प्रवेश ना कर सके तथा इनके अंदर ऐसा बेंच जो कीटाणु से मुक्त करता है और वहां पर किसी भी प्रकार की वायु नहीं पाई जाती, जिससे क्या होता है कि पादपों के अंदर जो पादपों के जो टिश्यूज रखे हुए होते हैं, उनके अंदर किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया या वायरस वगैरह इसके अंदर प्रवेश ना कर सके, इसलिए लेमिनार एयर फ्लो का निर्माण करवाया गया। तो लेमिनार एयर फ्लो के बारे में जब हम अध्ययन करेंगे उस समय पढ़ेंगे। अगला है ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव यह भी एक इसी प्रकार का साधन है जो कि सूक्ष्म जीवों के रख रखाव करने के तरीके होते हैं, यानी कि सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, ऑटोक्लेव। ठीक है, ऑटोक्लेव। अगला है ग्रोथ चेम्बर। ग्रोथ चेम्बर यानी कि वृद्धि हार्मोन या उन्हें सुरक्षित करने वाले कारक। ठीक है, अगला है मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन। मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन यानी कि हिट विधि। ठीक है, ऊष्मा प्रदान करने वाली प्रक्रिया। ठीक है, ऊष्मा प्रदान करने वाली प्रक्रिया या गर्म ऊष्मा या उनके सुरक्षा प्रदान करने वाले कारक। ठीक है, अगला है कल्चर मीडिया एंड देयर प्रिपरेशन। कल्चर मीडिया एंड देयर प्रिपरेशन। ठीक है, कल्चर मीडिया एंड देयर प्रिपरेशन का मतलब होता है कि यह कर्तोतकों के प्रकार तथा उनमें पाए जाने वाली प्रक्रियाओं के बारे में अध्ययन करना तथा इनकी पूर्व तैयारी करना, ताकि किसी भी प्रकार के जब टिश्यूओं का रख रखाव करते हैं उस समय किसी भी प्रकार की हानि ना हो। ठीक है, तो एडवांस में तैयारी इसकी कर ली जाती है। तो एडवांस तकनीकों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। प्रिपरेशन का मतलब होता है एडवांस तकनीकी। तो इसके अंदर हमने पढ़ा कि बेसिक टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में तथा मेंटेनेंस ऑफ असेप्टिक कंडीशन और मेंटेनेंस ऑफ असेप्टिक कंडीशन तथा लेमिनार एयर फ्लो, यानी कि अगर टिश्यू प्लांट का टिश्यू वगैरह रखा हुआ है तो उसमें उसे निर्जलीकृत या वायुरोधी बनाने के लिए इस लेमिनार एयर फ्लो का उपयोग किया जाता है। ऑटोक्लेव यह भी एक इसी प्रकार का है जो सूक्ष्म जीवाणु से बचाता है। ग्रोथ चेम्बर यानी कि वृद्धि हार्मोन। मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन यानी कि सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए किन किन चीजों के उपयोग किए जाते हैं, ये
कल्चर मीडिया एंड देयर प्रिपरेशन के, यानी कि टिश्यू प्लांट टिश्यू को सबसे पहले किस प्रकार से हम इनका ध्यान रखना है तथा इनकी तमाम विधियों के बारे में हम इसके अंदर अध्ययन करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।